so that they can, survive the financial crisis that they are facing, especially Kerala. Thank you. And, Thank you. I thank you, sir, for the time allotted. Srimati Anupriya Patil, Honorable Minister, to intervene in the debate. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को निरंतर 7वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देती हूं और विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनंदन भी करती हूं। देश ने तीसरी बार लगातार 62 वर्षों के बाद हमारी सरकार को चुना है और इसलिए आम जनमानस की उम्मीदें भी 3 गुना हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि इस देश को इस तीसरे कार्यकाल में जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए 3 गुना तेज गति से काम करने वाला बजट उन्होंने देश को सौंपा है। हालांकि सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये एनडीए का बजट है, ये भारत का बजट नहीं है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहना चाहती हूं कि ये एनडीए का बजट है और ये भारत का बजट है, क्योंकि भारत ने एनडीए को चुना है, आपको नहीं चुना है। और भारत ने एनडीए को तीसरी बार लगातार चुना है और इसलिए चुना है बिकॉज एनडीए इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ भारत। और मैं जानती हूं कि आप इस बात से सदमे में हैं। आपने बहुत सारी अफवाहें फैलाई, बहुत सारा भ्रम फैलाया, लेकिन फिर भी तीसरी बार देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर ही मोहर लगाई है और एनडीए को ही चुना है। तो अब आप ये मान लो कि एनडीए का बजट भारत का बजट है। और जो आप बार बार एनडीए सरकार के कोलैप्स होने के सपने देखते रहते हो, या आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने जा रहे। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 3 गुना तेज गति से अपने तीसरे कार्यकाल में अपने सारे कमिटमेंट पूरा करेगी जो वादे हमने देश से किए हैं। सभापति महोदय, मैंने अभी माननीय एलओपी का भाषण सुना, मुझे लगा बजट भाषण होगा। बजट भाषण में बजट के अलावा सब कुछ था, केवल बजट नहीं था। यानी बजट के हलवा सेरेमनी का चित्र भी था, उसका भी उल्लेख था, कास्ट सेंसस का भी उल्लेख था, सब कुछ था, बस बजट नहीं था। मैं एलओपी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, मेरे विपक्ष के मित्रों को भी, कि देश में तो अभी बजट पे ही बात करूंगी, आप सुन तो लो, बिल्कुल सुनिए, अभी आप धैर्य रखिए, मैं सब बात का जवाब दूंगी। सभापति महोदय, देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही है और अगर अपने कार्यकाल में आपने बजट की हलवा सेरेमनी के चित्र की कमियों की चिंता की होती या कास्ट सेंसस की चिंता की होती, तो आज जो आप कह रहे हैं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को आपकी चिंता जायज नजर आती। लेकिन आज जब आप सत्ता से बाहर होने पर यह चिंता व्यक्त करते हैं, तो देश का एससी, एसटी, ओबीसी ये समझता है कि आपकी ये चिंता केवल सत्ता में वापस आने की व्याकुलता से अधिक और कुछ भी नहीं। और अब मैं बजट पे आती हूं, अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने देश के किसान, देश के युवा, देश की महिला, देश के गरीब, देश के मिडिल क्लास, इन सबको अपनी प्राथमिकता में रखा है। मैं बात अगर कृषि की करूं, हमारी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है
कुछ महत्वपूर्ण बातें। जलवायु परिवर्तन आज देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसी परिस्थिति में हमें टिकाऊ कृषि की जरूरत है और इसलिए हमारी सरकार ने 109 किस्म की नई किस्मों को लाने की बात की है जो प्रतिकूल मौसम की परिघटनाओं का सामना कर सकती हैं और कृषि को टिकाऊ बना सकती हैं। और इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। आज ये वर्तमान समय की और आने वाले भविष्य की जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, मिट्टी की सेहत का ख्याल करें और देशवासियों की सेहत का भी ख्याल करें। हमारी सरकार ने इस बजट में टिकाऊ कृषि के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया है। मेरे विपक्ष के मित्र जो बैठे हुए हैं, इनमें से कौन असहमत होगा कि आज देश को नेचुरल फार्मिंग की जरूरत नहीं है या देश को ऐसी फसल की किस्मों की जरूरत नहीं है जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में टिकी रहे? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि आज हमारी दलहन और तिलहन के लिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हमें कम करना चाहिए और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए? हमारी सरकार ने ये तमाम प्रयास इस बजट में किए हैं और इसलिए ये किसानों की भलाई का बजट है। और जहां तक विषय एमएसपी का है सभापति महोदय, अनेक नई फसलों को एमएसपी में दायरे में लाने का काम हमारी सरकार ने 10 सालों में किया है। यूपीए सरकार के 10 साल में एमएसपी पर जो आपने खरीद की वो महज 45 करोड़ मीट्रिक टन की फसलों की, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में 70 करोड़ मीट्रिक टन फसल की खरीद एमएसपी पर करने का काम किया है। इसलिए संसद के फ्लोर से देश के किसानों को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता में देश के युवा है। बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली ये कि हमारे देश के कॉलेजेस से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर साल, उसमें 51% से कुछ अधिक ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, नौकरी पाने योग्य नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडस्ट्री को, उद्योगों को आज जिस स्किल सेट की आवश्यकता है वो हमारे युवाओं के पास नहीं है। और साथ ही तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बाद, इकोनॉमिक डिप्रेशन की परिस्थितियों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए, उससे तालमेल बिठाते हुए हमें रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। ये 2 बातें इकोनॉमिक सर्वे में कही गई और हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें इन दोनों बातों का ध्यान रखा। 2 लाख करोड़ का प्रावधान युवाओं की स्किलिंग के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने किया। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके तहत 3 योजनाएं लाई गई। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ता उसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये एक कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को रोजगार के नजरिए से कैसे सरकार मदद करे। और स्किलिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ हमारा प्राइवेट सेक्टर 20 लाख युवाओं को स्किलिंग करने जा रहा है। इसके लिए 1000 से ज्यादा जो हमारे ITIs हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा ताकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप हम स्किल सेट दे सकें। सभापति जी, आज इंडस्ट्री के पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है और ITIs के माध्यम से जिन ट्रेड्स में हम स्किलिंग करते हैं, जैसे फिटर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियंस है, इसकी भी आवश्यकता बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पड़ती है। स्किलिंग के साथ साथ हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण इंटर्नशिप की योजना का ऐलान किया जिसमें देश की टॉप 500 कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हम इंटर्नशिप की सुविधा देंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सभापति महोदय कि बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स
अपनी कंपनीज में इंटर्न्स के रूप में शुरुआत करके आगे बढ़े हैं, क्योंकि उन्हें जो ज़रूरी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है वो अपनी कंपनीज में काम करते हुए मिला है। और बहुत सारे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आज लेबर डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और एक स्किल गैप है, जिसको भरने की एक कवायद है ये इंटर्नशिप योजना। और इसलिए हमारे विपक्ष के मित्रों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप के अवसर देश के युवाओं को मिले। और अब मैं जिक्र करना चाहूंगी पूर्वोदय योजना का। सभापति महोदय, देश का संतुलित विकास एक गंभीर चिंता का विषय आज से नहीं, लंबे समय से है। हमारी सरकार ने देश के समग्र, संतुलित, सर्वस्पर्शी विकास पर सदैव बल दिया है। पूर्वोदय योजना के तहत जो हमारे देश के पूर्वी हिस्से में 5 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, पिछड़े राज्य हैं, विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं, और हमारी सरकार ने इन राज्यों की इस योजना के माध्यम से चिंता की है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें हमारी सरकार ने 5 राज्यों की चिंता की, लेकिन 2 राज्यों को लेकर, बिहार और आंध्र प्रदेश, इसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा उत्तेजित भी हुए। उन्होंने कहा कि इनकी थाली में तो बहुत कुछ आ गया, बाकी को तो कुछ मिला नहीं, जबकि इस योजना में 5 राज्य लाभान्वित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या आंध्र प्रदेश और बिहार देश का हिस्सा नहीं है? ये सवाल मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश का विभाजन तो यूपीए की सरकार के दौरान हुआ, और एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस राज्य को जो मदद मिलनी चाहिए वो आपको देना चाहिए था। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ज्यादा विकसित हिस्सा था, वो तेलंगाना के साथ चला गया। आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी सेटअप करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है, केंद्र कर रहा है। जो काम आप अधूरा छोड़ के गए थे वो हमने कर दिया। और बिहार झारखंड से अलग होने के बाद तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कितना पिछड़ गया है। वित्तीय परिस्थितियां बेहतर नहीं है, उसे सुधारने के लिए हम अपने राज्य की मदद कर रहे हैं। आपकी नजरों में बिहार और आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। और आप तो भारत जोड़ो की बात करते हैं और देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। हम देश को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते। हम हमारे पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने जा रहे हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 63,000 गांव में 5 करोड़ जनजातीय समुदाय लाभान्वित होना जा रहा है। और जनजातीय समाज की आबादी हमारे पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में, इन सभी राज्यों में है। तो क्या इस योजना का लाभ इन राज्यों के जनजातीय आबादी को नहीं मिलना चाहिए? ये मैं विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहती हूं। हमारे सरकार का बजट पूरे देश के हित में है, चाहे युवा हो, जनजाति हो, किसान हो, महिला हो या गरीब हो। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है और हम इसे 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश के श्रम बल में, हमारे देश की वर्कफोर्स में देश की आधी आबादी की प्रतिभागिता ना हो। 3 लाख करोड़ का हमने प्रावधान महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया है। महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, क्रैश, प्रॉपर्टी खरीद के नाम पे स्टैंप शुल्क को कम करना, ऐसे तमाम प्रयास किए गए हैं। और हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में भी वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस थीम पर हमारी सरकार ने काम किया है। और तमाम ऐसी हमारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्रित करके ही बनाई गई, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो,
ऐसी बहुत सारी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है और हमारे सारे प्रयास उसी के कंटिन्यूएशन में हैं। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से तय किया है कि 25,000 ऐसी नई ग्रामीण बसावटें हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ने का काम हम करेंगे। गरीबों को उनका आशियाना मिले, इसकी चिंता लगातार तीसरे कार्यकाल में भी बनी हुई है। 3 करोड़ नए आवास, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार ने बनाने का संकल्प लिया है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि जो कामगार हैं उनके लिए भी PPP मोड पर हम किराए के घर का प्रावधान कर रहे हैं। यानी गरीब की चिंता भी इस बजट में स्पष्ट रूप से माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। और इसके साथ 25 करोड़ गरीबों को हम अगर गरीबी रेखा से बाहर निकल के लाए हैं तो इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने गरीबी मिटाने के प्रयास पूरी ईमानदारी से किए हैं। जो आप नहीं कर पाए, आप गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन आपके आंकड़ों में गरीब कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन महज 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल के दिखा दिया और 5 साल बाद और बढ़े हुए आंकड़े लेकर इसी पार्लियामेंट में आपके सामने आएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड। एक और बात, 2030 तक 60 करोड़ के लगभग, आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, देशवासी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे शहरों में जा रहे हैं, बस रहे हैं, ये बसेंगे बड़ी संख्या में और जीडीपी में आज इनका कंट्रीब्यूशन 66% है। विकसित भारत बनाना है तो हमारे शहरी आबादी का और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा, 80% से भी अधिक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शहरों का उचित विकास करें, उनको ग्रोथ हब्स बनाएं और इसके लिए भी 30 लाख से अधिक आबादी के 100 ऐसे शहरों को वित्त मंत्री जी ने जो तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, चाहे जल आपूर्ति की हो, सीवेज ट्रीटमेंट को हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हो, इसको बढ़ावा देने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसके साथ ही जो हमारा लास्ट बात है मेरी, जो हेल्थ सेक्टर का बजट है, पिछली बार से 12.9% बढ़कर अब 90,958 करोड़ हो चुका है। 7,000 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। कैंसर के मरीजों के लिए, क्योंकि इसकी संख्या हर वर्ष लगभग 2.5% बढ़ रही है, पिछले वर्ष भी हमने 15 लाख के करीब कैंसर केसेस देखे और ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर ये काफ़ी तेज़ी से देश में बढ़ा है। इसके लिए हमने कैंसर के मरीजों को भी बजट में सौगात दी है और 3 ऐसी दवाएं हैं जिसपे कस्टम ड्यूटी को घटाकर उसके दाम हमने कम किए हैं ताकि सस्ता और सुलभ इलाज देश की जनता को उपलब्ध हो सके। तो मैं, बातें बहुत सी है लेकिन समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का और देश को विकसित भारत 2047 बनाने का एक रोड मैप प्रस्तुत किया है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। उत्तर प्रदेश को इस बजट की एक योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आपने उत्तर प्रदेश की चिंता कभी नहीं की है, इसीलिए आप सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश की चिंता मुख्यमंत्री जी ने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से